दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की तलाश करने वाले भारतीय सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की अदम्य वीरता को पूरा भारत सलाम कर रहा है। इन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान सामने से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादी जिनकी तलाश कर रहे थे भारतीय सेना के ये जवान, सुरक्षा बल के जवान, ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी ही हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से वो ट्रेंड होते हैं और उनकी ओर से रुक रुक कर हो रही गोलीबारी से ये साफ पता चलता है कि ये वेल ट्रेंड आतंकवादियों का ही काम है। वहीं इस तरह की गोलीबारी करके सेना के लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या हमारी इंटेलिजेंस फिर से फेल हो गई है, और क्या लश्कर के आतंकियों के छिपने का ठिकाना जानते हुए भी वीर जवानों को सही इनपुट्स नहीं मिल पाए। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान भारत में आतंकवाद के विस्तार पर, इसके प्रसार पर आमदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को घेर लिया गया। उनमें एक स्थानीय आतंकवादी है जिसका नाम मुजैर खान है। अफसरों ने यह भी कहा है कि ये वही आतंकवादी है जिनके साथ 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ करते समय 3 जवान शहीद हो गए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला बताया गया है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे तक चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हो गए थे। सवाल है कि क्या कश्मीर कभी आतंकी साए से बाहर आ सकेगा? क्या प्रदेश में शांति बहाली के लिए पाकिस्तान से बातचीत ही इकलौता रास्ता है, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, या फिर जैसा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए? क्या इससे आतंकवाद थम जाएगा? कुछ सवाल है जो हम स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल है कि सीमा पार से आतंकवाद जारी, कैसे सबक सीखेगा पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा सवाल, जिसका शायद उत्तर भारत की मौजूदा सरकार भी पूरी तरह से नहीं ढूंढ पाई है। क्या पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार ही, जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पूर्ण रूप से पाकिस्तान का बहिष्कार कर देना चाहिए, तभी आतंकवाद को जो है करारा जवाब दिया जा सकता है? पाकिस्तान से बातचीत ही क्या जम्मू कश्मीर में शांति ला सकती है, जैसा कि विपक्ष कहता है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है? आतंकवादी हमला भारतीय खुफिया एजेंसियों की असफलता का नतीजा है? क्या ये भी सवाल होना चाहिए, और इस सवाल का जवाब किसी भी तरह से क्यों नहीं सामने आ पाता, ये भी पूछा जाना चाहिए। कोई बड़ी साजिश क्या रची जा रही है? क्या इससे भी इनकार किया जा सकता है? क्योंकि बहुत ही संवेदनशील परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर है, जब से खास करके यहाँ से विशेष दर्जा हटा लिया गया है। बहुत ही विशिष्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है स्ट्रेट टॉक में, समझेंगे इन सभी सवालों के जवाब। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं और दर्शकों से उनका परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग शुक्ला हैं, रक्षा मामलों के जानकार। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और नीलम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक मामलों की जानकार हैं। कि बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं नीलम मैम, और आपसे मैं समझूंगी कि पाकिस्तान को इस मामले में जिस तरह से सबक सिखाने की बात हो रही है, ये बातें कितनी अभी जायज़ दिखती हैं, और अभी तक की सरकारों ने इस पर क्या किया है? लेकिन शुरुआत में अनुराग सर आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो गए, बहुत बड़ा सवाल ये कि कश्मीर में आतंक का साया जो है, क्या कभी खत्म होगा? कभी प्रदेश के जो लोग हैं वो कभी आतंकवाद के साए से बाहर आ पाएंगे? अनुराग सर जी, मैं इसका ये शुरुआती तौर पे कहना चाहूंगा कि इसको आतंक से ना रिलेट किया जाए। ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये एक सोचा समझा डाइवर्जन अटैक है जो कि हमारी फौजों पे किया गया है। अगर हम आतंकवादी की बात करें, आतंकवादी एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है कि जब किसी दूसरे सिविलियन पे आप इस तरह के अटैक करते हैं। तो हमारे, अगर आप पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के हमले, आतंकवाद की घटनाएं ये लगभग खत्म हो चुकी हैं। आजकल जो छोटी मोटी एनकाउंटर बची है वो फ्रिंजल्स पे, यानी कि गांव के बाहर जो शहरी जंगल का एरिया शुरू हो जाता है, उस एरिया में जाके कुछ मिलिटेंट्स आते हैं जो फायरिंग करके अपने आप को डेस्परेट अटेम्प्ट्स दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जैसे कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने में कहीं से सफल हो पा रहे हैं। लास्ट 2 ईयर का रिकॉर्ड देख लीजिए, 2021 में 187 मिलिटेंट्स मारे गए थे।
2022 में 180 मिलिटेंट मारे गए थे। इस साल का रिकॉर्ड आपके सामने ऑलरेडी ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, एक डेस्परेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान की, जो सर्वाइव करना चाहता है किसी तरह, और किसी तरह से वर्ल्ड के नक्शे पे दिखाना चाहता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है, बट उसका ऐसा कोई मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। जी, पर सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जिस तरह का एक ऑपरेशन था, जिस तरह की इनपुट इन अधिकारियों को मिले, इन जवानों को मिली, वो सीधे वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए थे, और आतंकवादी कामयाब हो जाते हैं, वो सीधे सीधे हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को निशाना बना लेते हैं। क्या ये कहे कि इनपुट्स जो आनी चाहिए थी इंटेलिजेंस की तरफ से कि वहाँ पे कहाँ पे छिपे हुए, उनका हाइड आउट कहाँ पर है, इसमें कहीं कमी रह गई, या फिर ये एक बड़ी असफलता कह सकते हैं? नहीं, इनपुट में कोई कमी नहीं रह गई थी। इनपुट बहुत अच्छी मिली थी। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने पिन पॉइंट इनपुट दी थी कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर जगह पे आतंकवादी छुपे हैं। लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट ऐसा हो गया कि वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे आप समझते हैं कि जब हम जंगल के एरिया में जाते हैं, जंगल एरिया में ग्राउंड में पोजीशन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये गेट्स होते हैं, हर समय मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन से 15 मिनट पहले थी या आधे घंटे पहले थी, वो डेफिनेटली चेंज हो जाती है। और वही इस बार भी हुआ कि जब 2 कॉलम, एक पुलिस का कॉलम आ रहा था, एक आर्मी का कॉलम आ रहा था, एक पर्टिकुलर जगह पे आके लोग मिले, आपस में लोग बाहर निकल के डिस्कस कर रहे थे, और उस समय पुलिस का दूसरा कॉलम आया, डीएसपी हनुमंत आए, और उन्होंने जाके उनसे बात करनी शुरू करी। ठीक उसी समय एक आतंकवादी जो पेड़ की, उसने डेस्परेट फायरिंग की, और उस फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में जब हम लोगों ने, हमारी फोर्सेज ने उसका रिएक्शन फायर किया, तो ये भागना शुरू हुआ। जब ये हमारी फोर्सेज उसको पीछा करते समझ के आगे जाने लगी, एक दूसरा आतंकवादी शायद दूसरे एंगल पे 90 डिग्री दूसरी तरफ बैठा हुआ था, उसने फायर करके इन लोगों को घायल कर दिया। और ये कोई हमारी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी, इंडिया ने बिल्कुल पक्की थी, और ये इस बात को दिखाता है कि दोनों के दोनों आतंकवादी जहाँ पे दिया गया था इंटेलिजेंस, बिल्कुल वहीं पे मिले हमें। जी, लेकिन अनुराग सर, ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है भारतीय सेना का, जो मेजर और कर्नल और जो हमारे हुमायूं भट्ट है, इन जवानों की जो शहादत हो गई, बहुत बड़ा नुकसान है। अगर जो ट्रेंड आतंकवादी हैं, उनके पास किस तरह के हथियार है, किस तरह से वो ट्रेंड है, क्या ये जानकारी भी पहले से मौजूद थी कि वो बहुत ट्रेंड है और हमें उसी तरह से जो है वहाँ पर उनको घेरने की कोशिश करनी चाहिए? बाद में मैं देखती हूँ कि बाद में वहाँ पे ड्रोन भी पहुँचता है, हेलीकॉप्टर भी पहुँचता है, पहले से ये तैयारियाँ क्यों नहीं दिखती हैं सर? नहीं, सारी तैयारियां पूरी थी। इट इज जस्ट बैड लक कह सकते हैं कि जब एनकाउंटर होता है तो उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आप अगर इस साल का ही, सिर्फ इस साल का ही रिकॉर्ड देखें, हमने ऑलमोस्ट 93 मिलिटेंट्स को मार गिराया। तो 93 दफा तो हम लोग कामयाब ही रहे थे। एक बार गलती हो गई, एक बार मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, और मिस्टेक भी ऐसा हुआ कि वो मोबाइल टारगेट था, वो मार्केट जहाँ पे था वहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह चला गया, तो हम लोग नहीं उसमें पकड़ पाए। तो डेफिनेटली वो इनिशियल एनकाउंटर था जिसमें उन्होंने ब्रस्ट फायर किया और हमारी कैजुअलिटी हो गई। बट डेफिनेटली उसके बाद वो भाग रहे हैं, वो बिल्कुल घेर लिए गए हैं। आप विश्वास रखिए, जस्ट थोड़ी देर का वेट करिए, उन दोनों को हम मार गिराएंगे और उनको हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। जी, नीलम मैम, मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि जब से इन जवानों की शहादत हुई है, पूरा देश जो है वो गुस्से से उबल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है, हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करना होगा, तभी उसे करारा जवाब दिया जा सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों से पाकिस्तान को ही करारा जवाब मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय जवानों की शहादत हो रही है। कहाँ कमी रह जा रही है नीलम जी? जी देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो कई तरह की एंगेजमेंट होती हैं। आप आर्मी लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे भी करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी करते हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल्स की भी मीटिंग होती है। तो आप देखिए पिछले 9 साल में, स्पेशली जब हमारी सरकार 2014 में आए थे, उस टाइम तो नवाज शरीफ को इनवाइट भी किया गया था, और एक बार हमारे प्रधानमंत्री आते आते उनसे मिलकर भी आए थे। तो लग रहा था कि शायद कुछ चीजें हैं वो सुलझ जाएंगी। लेकिन जब 2018-19 में जब सरकार बदली, इमरान खान की सरकार आई, तब भी एक बार हल्की सी उम्मीद हुई थी और प्रपोजल भी आया था। लेकिन उसके बाद फिर एक और ऐसा ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद इंडिया ने मना कर दिया। तो आप देखिए, मसले बहुत पुराने हैं और वो कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन से हल नहीं किए जा सकते। अल्टीमेटली सबको टेबल्स पे आना होता है, थोड़ा एक साइड को, थोड़ा दूसरे साइड को। लेकिन दोनों ही तरफ से जो है ना कोई एक पक्ष हमेशा थोड़ा सा पीछे हट जाता है जब दूसरा सामने आ रहा हो। तो ये हालात बहुत बार बने और दोनों साइड से ऐसा बने कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता।
जी। स्पेशली आप देखें पाकिस्तान की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है और उनकी इकोनॉमिक हालत जो है उसकी वजह से भी कई बार जो है वो अपनी पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में करते रहते हैं। जी। इकोनॉमिक सिचुएशन में तो इतना बुरा हाल है कि आईएमएफ से डील करते करते उन्हें 1 साल हो गया, तब जाके अभी जून जुलाई में उनकी डील फाइनल हुई और जी। उनको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिल रहे थे और सिर्फ एक का दिया गया है, वो उनका कामकाज देख के तब देंगे। तो आईएमएफ को भी भरोसा नहीं है। हमारे साथ अनुराग शुक्ला बने हुए हैं, डिफेंस मामलों के जानकार और राजनीतिक मामलों की जानकार नीलम चौधरी लगातार बनी हुई हैं। अनुराग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो जानी जाती है, आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए जानी जाती है। ऐसे में क्या टेक्नोलॉजी की कमी रह गई या फिर क्या कमी आप पाते हैं जो कि आज इस दर्दनाक दिन पर हम बैठकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया? टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं रह गई है, आप ये बात विश्वास रखें, कोई टेक्निकल की कमी नहीं है। हमारे पास ड्रोन्स है, हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस है, हमारे पास उस एरिया की पूरी खबर है और उस एरिया को हमने पूरी तरह से घेरा हुआ है। ओनली मिस्टेक जो हो गई है वो इनिशियल जो उनकी फायरिंग हुई थी उसमें हमारे कुछ फौजी और पुलिस वाले इंजर्ड हुए थे। दैट वाज द ओनली इनिशियल सेटबैक वी हैड, बट ये कोई हमारे ऑपरेशन के लिए धक्का नहीं है। हम उनको घेर चुके हैं, धीरे धीरे उसके क्लोज आते जा रहे हैं, 50 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं ऑपरेशन के चलते। ऑपरेशन आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है इस समय, और डेफिनेटली आप थोड़ा सा सब्र रखिए, डेफिनेटली तो न्यूट्रलाइज कर देंगे दोनों को। जी, मैं अगर पाकिस्तान की सेना को समझने की कोशिश करूं सर, जब से अब पहले जनरल बाजवा थे, उसके बाद अब जनरल असीम मुनीर भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की जो सीमा पर जो शांति उल्लंघन की बात हो रही थी, सीज फायर वायलेशंस की बात हो रही थी, उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई या फिर की जा रही है कि भारत के साथ वो जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा तल्ख नहीं करना चाहता है। उसके बावजूद अगर इस तरह की आतंकवादी जो है पैठ यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आतंकवाद का जो एक स्पॉन्सरशिप है वो अपने तरीके से जारी है? डेफिनेटली पाकिस्तान सेना तो इसको स्पॉन्सर कर ही है। अगर आप देखें 87 मिलिटेंट मारे जाते हैं और 87 मिलिटेंट के बाद अगर एक ही राइफल की आप बात करें तो 87 AK-47 आई है, तो 87 कहाँ से आई है? ये पाकिस्तान से आई है। डेफिनेटली उनकी तरफ से सपोर्ट आया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के समय इतना बुरा हाल है कि ना तो वो डायरेक्ट फाइट कर सकते हैं, ना अपने देश के तरफ अपने आप को सस्टेन कर पा। अफगान बॉर्डर में आपने खबर सुनी होगी, आज सुबह की खबर है, उनके 7 सैनिकों को मार दिया गया के अंदर, और थोड़े दिन पहले 2 या 3 दिन पहले की बात है 75 सैनिकों को टेक ओवर कर लिया गया है। तो इतनी बुरी हालत उनकी, जो 2 फ्रंट पे वो वॉर करने की क्षमता नहीं रखती है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान देश का तो वैसा ही बुरा हाल है, और टेक्नोलॉजी वाइज वो किसी तरह इंडिया के सामने स्टैंड ही नहीं करते। तो पाकिस्तान को तो हमने अपना दुश्मन तो हमने लायक भी नहीं समझते, उसका हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते। तो जिस तरह के फ्रेगमेंट एलिमेंट्स जो आ चुके हैं, जो हमारे देश में ऑलरेडी घुस चुके हैं पिछले 2 या 3 साल के अंदर, ये कभी कभी बीच में उठ के थोड़ी तरह का आतंकवादी घटना देने का प्रयास जरूर करते हैं, बट डेफिनेटली इसमें इनका कोई मेजर कैपेबिलिटीज नहीं है कि ये किसी तरह का हमारे ऊपर क्षतिग्रस्त कर सकें। अगर आप पिछले 2 साल का 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, इन्होंने कोई ऐसी बड़ी आतंकवादी घटना देने में कामयाब नहीं हो पाए जिससे कि हमारे किसी जान माल का नुकसान हुआ या कि मेजर प्रॉब्लम हुई हो। जी, नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कुछ दो दिन पहले ही जो जनरल वीके सिंह है, उन्होंने कहा था, अखंड भारत को लेकर कहा था कि खुद ब खुद जो पीओके है वो भारत में शामिल हो जाएगा। उसके बाद वो फिर कहते हैं, इस तरह की जब घटना सामने आ जाती है, एनकाउंटर सामने आ जाता है, तब वो कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए, पूरी दुनिया को अलग थलग जो है इसे करना चाहिए, तभी जाके आतंकवाद को करारा जवाब दिया जा सकता है। लगातार भारत की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। ऐसे में बातचीत की जो आप बात कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि बातचीत होने वाली है। नहीं, बातचीत के तो हालात बिल्कुल है भी नहीं इस वक्त एक्चुअली क्या है कि आर्मी जो है एज यूजुअल, वैसे तो हमेशा ही पॉलिटिकल कंट्रोल इसके हाथ में होता है, इस वक्त तो पूरा ही कंट्रोल उनके पास है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। इवन उनके प्रेसिडेंट की भी टर्म खत्म हो चुकी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वक्त तो सारा का सारा कंट्रोल आर्मी के पास है। तो जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनमें उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उनकी सहमति है, तो ये तो सबको साफ दिखाई देता है। देखिए, इस वक्त आप देखिए पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी पब्लिक के सामने थोड़ी सी इमेज डाउन भी हो रही है, उनका विश्वास उनसे हिल रहा है। उसको गेन करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करने से वो पब्लिक को थोड़ा सा सिंपैथी गेन करते हैं, उनका विश्वास दोबारा लाने की कोशिश करते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और हम कश्मीर लेके रहेंगे। इस तरह की चीजों को वो पब्लिक को अपनी तरफ थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं। तो ये वहां की आर्मी की मजबूरी है।
वो एक सीधी लड़ाई के को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस वक्त। वहां महंगाई चरम सीमा पर है, लोग बिजली के बिल देने के लिए अपने गहने बेच रहे हैं, इतना बुरा हाल है वहां पे। तो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल के बीच पाकिस्तान ना तो इंडिया के साथ कोई लड़ाई बोल ले सकता है, ना ही वो बातचीत की टेबल पर आ सकता है। दोनों ही चीजों में जो पाकिस्तान की हालत है वो काफी खस्ता है। तो इस समय जो है वो भारत को कुछ सख्त कदम लेने चाहिए और कुछ ऐसे डिसीजन ले जिससे कि पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सके, जो कि पुलवामा के समय में होनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं कर पाए और पाकिस्तान बड़ी आसानी से ब्लैक लिस्ट से बच भी गया था। लेकिन इन चीजों के जो स्टेप्स हैं वो इंडिया को थोड़ा सख्ती से लेने चाहिए, क्योंकि ये बार बार की जो इस तरह की जो मुठभेड़ होती हैं उसमें हमारे काफी सैनिक शहीद होते हैं, और जो हम कश्मीर में शांति चाहते हैं वो उसको लाने में हम काफी 2 कदम और पीछे चले जाते हैं जब इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो उससे वहाँ का टूरिज्म भी अफेक्ट होता है और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अफेक्ट होती हैं। तो कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी और डिरेल हो जाती है। तो ज्यादा नुकसान तो इंडिया को इसलिए हो रहा है। अनुराग जी, मैं सख्त कदम उठाने चाहिए। जी अनुराग जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, इतना बड़ा नुकसान हो गया, जवानों की शहादत हो गई, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ से एक संवेदनशीलता भरा जो मैसेज आना चाहिए, संदेश आना चाहिए, वो नहीं आता है। तो क्या जवानों का जो मनोबल है कहीं ना कहीं इससे डगमगाता नहीं है? कहीं ना कहीं जो हमारे राजनेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनका अटेंशन भी कम नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऑपरेशन जारी है और जब तक ऑपरेशन चल रहा है उस समय हमारा पूरा कंसंट्रेशन ऑपरेशन पे होना चाहिए। जो आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइजेशन करना जरूरी है और उसके बाद देखा जाएगा कि इसका पॉलिटिकल व्यू क्या होता है, हमें रिवेंज कैसे लेना है, हमें क्या एक्शन लेना है, ये उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। इट इज टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस ना किए और अभी हमारी पॉलिटिकल ब्रास को टाइम दें, उनको लेने दें डिसीजन। हमें पूरा विश्वास है कि हम इसका बदला अच्छी तरह से लेंगे। नहीं अनुराग जी, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जनरल वीके सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए, तो रक्षा मंत्री से संवेदनशीलता भरे, संवेदना भरे, कम से कम परिवारों के प्रति तो वो अपनी संवेदना व्यक्त कर ही सकते हैं। वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे, लेकिन परिवारों के प्रति संवेदनाएं तो जता ही सकते हैं। डेफिनेटली दैट विल बी फॉलोड, वो आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और जैसे वीके सिंह, जनरल वीके सिंह की जब हम स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो तो ऑब्वियस है। अगर आप देख रहे हैं कि पीओके जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, वो लोग वहाँ की जनता भारत में शामिल होने की बात कर रही है। वो उन्होंने डेडलाइन दे रखी है पाकिस्तान अथॉरिटीज को, अगर इतनी तारीख अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम पाकिस्तान का, इंडिया का बॉर्डर तोड़ के उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट हो रही है, वो तो आएगा ही। निकट भविष्य में हो सकता है कि थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन डेफिनेटली एक अखंड भारत बनेगा ही बनेगा। और ये जो फ्रिंकल एलिमेंट्स हैं, हमारे जो एरियाज चले गए थे, ये अपने आप जुड़ जाएंगे इससे। क्योंकि पाकिस्तान जो है, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। पिछले 75 साल से उन्होंने, सेना ने जो अपनी आवाम का उल्लू बनाया, कितनी देर तक बना पाएंगे। आज ये सिचुएशन आ गई है कि अगर आपने जनवरी फरवरी में देखा होगा जो रिवोल्ट हुए थे, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है 75 साल में कि जो कि एक आवाम जो उठ के गई है और सैनिकों के घरों में घुस गई है, जनरल के घरों में घुस गई थी। तो ये पहली बार देखने को मिला है। आज आक्रोश पूरा है और वहाँ की जनता उनके साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है। और उनके जितने भी भूले भुलकाए जो ये हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान का इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वो सब चीज़ें वो एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो समझ चुके हैं कि ये सब पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी आर्मी का ही कमाल है और डेफिनेटली वो इस बात को बाई करने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे सिचुएशन खराब होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे दे विल लुक फॉरवर्ड कि हम या तो उनके साथ, इंडिया के साथ दोस्ती करें, नहीं तो इंडिया के साथ मिल जाएं। नीलम मैम, मैंने बात संवेदना की थी। जब हमारे जवानों की शहादत होती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है या फिर हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है, जो रक्षा मंत्री है, वो संवेदनाएं जताए, लेकिन इनकी संवेदनाएं जब नहीं आती हैं तो आहत होता है परिवार। मैं एक जगह देख रही थी कि जो आशीष धौचक हैं, उनके माँ ये कहते हुए सुनी गई कि सरकार क्या कर लेगी, सरकार का ध्यान कहीं और है। इस तरह की बातें आपके दिल को कचोटती हैं कि एक माँ का बेटा छिन गया और माँ को सरकार से नाराजगी है। नीलम मैम जी, नेहा, जो शहीद मेजर आशीष धोनक है, ये मेरे होम टाउन पानीपत से ही है और मैं सुबह से कई वीडियो वहाँ के देख चुकी हूँ। तो परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब हम हमेशा से ही, कोई भी सरकार रही हो, अगर कभी भी होता है तो सबसे पहले हमारे जो भी राजनयिक होते हैं और अपोजिशन के होते हैं, वो उस परिवार के साथ संवेदनाएं जरूर देते हैं और उसके साथ ही वो पाकिस्तान के अगेंस्ट या जो भी है उस पर जो है उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी थोड़ा सा हिंट जरूर देते हैं। ये हमारा एक अपने
एक सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है हमारे आर्म पर्सनल्स का, उसके लिए ये बनता है कि हम थोड़े से ग्रीफ शो करें, लेकिन वो बिल्कुल नदारद होना और सिर्फ ना होना ही बड़ी बात नहीं थी। उसके साथ जो उनके एक फेलिसिटेशन जो चल रहा था ना बीजेपी के ऑफिस में, जो साइड बाय साइड दिखाया जा रहा था, उससे ज्यादा दुख हुआ है कि इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा हमारे जवानों की होती है। हमारे लिए जवान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और देश के लिए जान देना उसकी बराबरी कहीं नहीं की जा सकती है। और उसके बावजूद भी आप देखिए, उसके बाद भी वो पॉलिटिकल रैलीज में है और उसी तरीके से मुस्कुराते हुए मध्य प्रदेश में और झारखंड में जा रहे हैं। आज तक उन्हें मणिपुर जाने का समय नहीं मिला है। तो ये जो कुछ चीजों की तरफ से जो बेरुखी होती है, ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन टच जो समय पर नहीं दिखाया जाता, उससे जनता को थोड़ा सा दुख होता है पॉलिटिकल साइड से। लेकिन वो सब आप देखिए, पूरी जनता हमारे जवानों के साथ खड़ी है और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वो हमारे साथ है। और हमारी मिलिट्री कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं होती, वो हमेशा उसका जो काम है उसको प्रायोरिटी। लेकिन मैम, जब आपने बोला हमारी मिलिट्री कभी पॉलिटिसाइज नहीं होती, लेकिन जब आप मणिपुर की बात उठाती हैं तो मणिपुर में ही ये शायद पहली बार होगा कि सेना ने बुलाया, आमंत्रित किया एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया को कि आइए अब यहाँ पर जो बायस स्टोरीज छापी जा रही हैं सेना के खिलाफ, उनको आप कवर कीजिए, उन पर कवर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो है एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने ये अपने जवाब में कहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक सच्चाई और कड़वी सच्चाई भी कह सकती हूँ मैं भारतीय सेना की। अब देखिए, जिस तरह से एडिटर गिल्ड्स को बुलाया गया था, क्योंकि वहां का जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, वो सही पिक्चर नहीं दिखा रहा था, तो इसलिए एडिटर गिल्ड्स बड़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, हमारे इंडिया का जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है, उसमें से कुछ लोगों को बुलाया गया था ताकि वहां के जो लोग हैं, वहां की जो क्लियर पिक्चर है वो दिखाई जा सके। तो जब वो रिपोर्ट बन गई तो सीएम ने उन्हीं जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर कर दी। ये तो हमें सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद पता चला कि आर्मी ने खुद उन्हें इनवाइट किया था, तभी वो गए थे और उनकी एफआईआर पे स्टे भी हो गया था। लेकिन इससे भी बड़ी चीज ये है कि वहां की जो पुलिस है उसने आर्मी पर ये इल्जाम लगाया है कि वो टेररिस्ट के साथ है जी। और देखिए, इस फैक्ट को भी वहां के सीएम ने या हमारे होम मिनिस्टर ने डिनाई नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये जो चीज, एक इनसेंसिटिविटी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से जो नजर आ रही है, तो वो कई बार जो है वो कुछ और ही अंदेशा देती है, जबकि इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। हमारी मिलिट्री ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में वो पब्लिक के साथ खड़ी रही, चाहे वो ड्रॉट हो या फ्लड हो या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आता है, बिना किसी भेदभाव के वो देश के हर हिस्से में जाती हैं और उस चीज को मैनेज करती हैं। तो दैट इज अनक्वेश्चनेबल कि आप उनके कभी ये कहें कि वो आतंकवादियों के साथ है। एक बहुत बड़ा इल्जाम वहां की जो पुलिस ने लगाया है। तो एटलीस्ट इन चीजों का आगे हमारे जो पॉलिटिकल हेड्स उनको खंडन करना चाहिए। ये चीजें ठीक नहीं है, तो गलत संदेश जाता है जी। जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, अनुराग सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जम्मू कश्मीर की बात आती है और जब सेना के जवानों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं पुलवामा में जितना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, उसके बाद जिस तरह से सेना ने लगातार यहाँ पर जो है आतंकवादियों से लोहा लिया, तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पीछे जो दर्द झेले हैं उसी की आशंका होती है, उसी का डर रहता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी जो है एक गैप रह जाए, जिस तरह से हम मेजर आशीष जैसे और कर्नल मनप्रीत जैसे जो जवानों का, चाहे वो हुमायूं भट्ट है, इनको ये हमसे दूर चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि शायद जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए वो सेना को हासिल नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल विल है, इसमें देखी जा रही है। और धारा 370 हटने के बाद बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले थे। जब आज से तकरीबन 20 साल पहले काउंटर इंसर्जेंसी को राष्ट्रीय राइफल का रेटिंग की गई थी और उसको डिप्लॉय किया गया था स्पेसिफिक काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, उस समय बहुत वाइड गैप हुआ करता था। समय के साथ धीरे धीरे हमने पूरे जम्मू एंड कश्मीर को ग्रिड में बांटा और हर ग्रिड के अंदर एक सिस्टम ऐसा फिट किया कि कोई भी आतंकवादी एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड में जाता है तो उसकी तरफ से उसको ट्रैप किया जा सके। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हुआ है और धीरे धीरे लेकिन कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई थी। उस चीजों को हम सीखते रहे और समय के साथ उसको अपग्रेड करते गए। जब धारा 370 हटी तो बहुत सारे ऐसे OGW जैसे बोलते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, ये लोग एक इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, ये सरकार के अंदर शामिल थे, ये बाहर रहते थे, जिसको हम डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते बिकॉज उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ करते थे। डेफिनेटली वी यूज्ड टू नो कि ये उनके इंफॉर्मेशन देते हैं आतंकवादियों को या पाकिस्तानी को इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने उसको भी कैचअप किया है। आज सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे आपको नजर आ रही है। पिछले 3 साल के अंदर ही देखें तो पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही
अच्छा रहा है, हमारी इंस्टीट्यूशंस अच्छी इम्प्रूव हुई हैं, हमारा आतंकवादी हमले खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट। अगर टूरिस्ट का देखें तो टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। आज पूरा देश विश्वास रखता है कि एक शांति का माहौल है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो आते हैं बिल्कुल। एक 1.7 या 1.8 मिलियन टूरिस्ट आए हैं इस साल के अंदर ही, तो डेफिनेटली थिंग्स हैव चेंज। और उसी तरह से हमारा जो मिलिट्री का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हुआ है वो भी स्ट्रांग हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में रह के मिलिटेंट्स के लिए काम करते थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको उनकी नौकरी से निकाला गया है, उनको जेल में भी भेजा गया है। कुछ आतंकवादी ऐसे भी पकड़े गए जो पिछले 12-12 साल से नॉर्मल नाम बदल के रह रहे थे गाँव में, उनको भी पकड़ा गया है, आइडेंटिफाई किया गया। तो थिंग्स आर चेंजिंग। और काउंटर इंसर्जेंसी ऐसी चीज़ है कि इंसर्जेंसी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। आप समझने की कोशिश करें कि उस ग्राउंड में जहाँ पे बहुत थिक वेजिटेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है और होस्टाइल एनवायरनमेंट है, वेदर होस्टाइल है, उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो ये इक्के दुक्के जो आतंकवादी घूम रहे होते हैं, ये मोबाइल रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ चैलेंजिंग टास्क। बट आप हमारे रिकॉर्ड देखिए पिछले 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 12 साल का, डेफिनेटली यू विल अप्रिशिएट कि फौजों ने बहुत अच्छा काम किया है और पुलिस ने भी इनका बहुत अच्छा सहयोग किया है। आप देखिए कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा हो रहा है और सीधे सीधे जो बड़े शहर है पाकिस्तान के, वहाँ पर आतंकवादी निशाना बना रहे हैं सुरक्षा बलों को। और ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये टेररिज्म भारत में फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ तो ऐसी हैं कि उनको वो और कमज़ोर हो जानी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत में जो उज़ैर खान है, जो स्थानीय टेररिस्ट बताया गया है लश्कर ए तैयबा का, ये भी यहाँ पर अपना ऑपरेशन चला रहा है, तो किस हद तक आपको लगता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा पा रहा है, या फिर जो पाकिस्तान है वो अपने हालात से ही लड़ते लड़ते इन सबसे दूर होने की स्थिति में दिखता है? नीलम मैम जी देखिए, अभी हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की है, लेकिन उसके बाद भी देखिए पाकिस्तान को मदद कहाँ से आ रही है। पाकिस्तान की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन है कि वो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना को कंटेन करने के लिए। और चाइना को भी जो है अपना रूट बनाने के लिए पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उधर से रशिया को भी अगर उसको सी रूट की तरफ इधर आना है साउथ में, तो उसको भी पाकिस्तान की जरूरत है। और इमरजेंसी में हमेशा से ही यूएसए, चाइना, इवन सऊदी अरेबिया और यूएई जो एमबीएस है सऊदी अरेबिया से, वो उनके बहुत क्लोज हैं और वो उसको हमेशा मदद करते हैं। तो पैसे की कमी पाकिस्तान की मिलिट्री को कभी नहीं होती है। तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में उसको इस्तेमाल करते रहें। तो पाकिस्तान को बचाने वाले भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। जब तक इंडिया इन सबको अप्रोच नहीं करेगा और उन पे लगाम लगाने के लिए नहीं कहेगा, तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री का जो, पर मैम कहीं ना कहीं इंडिया के इस अप्रोच में समय के साथ मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में कमज़ोर हुआ है ये अप्रोच। चाहे आप कह ले अमेरिका के साथ ही क्यों ना हो, हमारे जो संबंध है, बल्कि भारत ने विरोध जताया था जब पाकिस्तान को जो है मदद दी गई थी और एक फिर से जो वेपन का जो करार है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में हो गया था। भारत ने ये भी कहा कि उसको बताया भी नहीं गया कि पाकिस्तान को ये जो समझौता है उसके साथ अमेरिका ने ये कर लिया। इसके बावजूद मुझे लगता है कि जो कोशिश भारत की है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए दुनिया भर में, ये कोशिश तो लगातार इसको झटके का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, भारत कोशिशें तो कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो रही। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। वो जो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि चाइना के सबसे नजदीक है, अमेरिका के पास जो है एशिया में या मिडिल ईस्ट में अपनी चीजों को दूसरे देशों पे कंट्रोल करने के लिए, नजर रखने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तो अफगानिस्तान में कोशिश की, वो उनके बस की बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें एयरबेस भी मिलते हैं और उनका जो एयर स्पेस भी, आपको याद होगा अफगानिस्तान में एक जो तालिबान को मारने के लिए एयर स्पेस का यूज किया गया था, ड्रोन के साथ उसकी कार में अटैक किया गया था। तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से साथ में रखते हैं और इंडिया को हमारी मार्केट की वजह से अमेरिका साथ रखता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हथियार बेचने बंद कर दिए हैं, उनको हथियार भी अभी अमेरिका भी लगातार दे रहा है। तो जब तक ये फाइनेंशियल जो स्ट्रिप है वो नहीं कटेगी, तब तक जो पाकिस्तान कभी भी अपने घुटनों पर नहीं आएगा। और इसी में ही थोड़ी सी भारत को बहुत ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है और फिर से उसको ब्लैक लिस्ट की तरफ ले जाने के लिए फिर से दबाव बनाना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशंस पे भी ये चीज काफी एक सीरियस वे में करनी पड़ेगी कि किसी न किसी तरह से। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जबकि पाकिस्तान FATF की लिस्ट से बाहर आ गया है, ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। जी हाँ,
तो वही तो बाहर किस लिए आया? क्योंकि उसमें जो सहायता थी जो है, चाइना ने भी उसके फेवर में वोट किया था, रशिया ने भी किया था। ये एक बड़ा इंटरनेशनली भी एक स्ट्रेटेजिक तरीका होता है कि आप किसको बचाना चाहते हैं और किसको आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो यही जो चीज है, उसके बचाने वाले भी बहुत है, क्योंकि वो बहुत लोगों की जरूरत भी है। तो पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो बहुत कंट्रीज को बहुत ज्यादा अजीज है। जी। और एक बड़ी बात ये है कि चीन ने जो है अपना राजदूत जो है अफगानिस्तान में जो है तैनात कर दिया है। शायद दुनिया का पहला देश है जिसने कि तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। लेकिन एक सवाल जो है अनुराग जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि लोकल टेररिस्ट उज़ैर खान, जिसको लश्कर तैयबा ने ट्रेन किया, सीधा मकसद तो ये था कि जो घाटी के युवा है उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन ये कैसे घाटी के युवा है जो कि उज़ैर खान के रूप में अभी भी आतंकवादी ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल आतंकवादी की तरह हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं? कहीं ना कहीं जो मकसद है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा भारी कमी रह गई है। नहीं, भारी कमी बिल्कुल नहीं है। ये प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। ये धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होगी। अभी आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर कैसे तरक्की की राह पे चल रहा है। सबसे लेटेस्ट उदाहरण ये है कि एक 30 साल से बंद हुआ एक सिनेमा हॉल खुला है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। और ना केवल यूथ जो कि जम्मू एंड कश्मीर के वो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश और मेनलैंड से स्टूडेंट वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है और एक अचीवमेंट है जो कि हम कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ने युवाओं को सही मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। तो ये जो एक छोटे मोटे आतंकवादी रह गए हैं, ये सिर्फ अपने आप में ही सीमित हैं। ये अपना नेटवर्क बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं। इन्होंने लोकल पॉपुलेशन में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं। ये नए रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए हैं। इनकी कोई भर्ती नहीं है। और ये जो 2 आतंकवादी इस समय घेरे हुए हैं, इसमें से एक लोकल है और एक आउटसाइडर है, पाकिस्तान का है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका लोकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। एक बात और मैं समझना चाहती हूँ सर आपसे कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना ये स्थिति दर्शाती है कि हम सीमा पर अमन और चैन चाहते हैं, सीज फायर वायलेशन जो है काफ़ी कम हो गया। ये जनरल बाजवा को भी क्रेडिट इसका दिया जा रहा था, असीम मुनीर को भी दिया जा रहा था, और इसके बावजूद लश्कर जो है ये ट्रेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आएगा और इसके लिए जो भारतीय सेना है इसको अपनी मुस्तैदी जो है लगातार बनाए रखनी चाहिए। घाटी की बात करें तो मुस्तैदी तो हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखाने की बात आप कर रहे हैं, आप थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हम उनको अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। आप चिंता मत करो, दे विल बी सॉर्टेड आउट सीरियसली। जी, मुझे लगता है कि आप जो संकेत दे रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन देखते हैं कि क्या बहुत बड़ा जो है जवाब या फिर करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन जाते जाते नीलम मैम, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कभी भी जो पड़ोसी देश है वो बदला नहीं जा सकता और उससे दुश्मनी मोल कर तो कतई अमन और जो शांति है वो नहीं बुलाई जा सकती या फिर उसकी बहाली हो सकती है। ऐसे में जो एक मूल समाधान और बहुत ही आवश्यक समाधान सरकारों की तरफ से होनी चाहिए वो बातचीत ही है। लेकिन मैं देखती हूँ कि बातचीत का टेबल तो अभी बहुत कोसों दूर है। ऐसे में क्या किया जा सकता है कि स्थितियाँ थोड़ी सी सुधर जाए? जी देखिए नेहा, 6-7 साल पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मीट्स है वो होती रहती थी लगभग कुछ इंटरवल्स पर भी, और बॉर्डर पर भी दोनों तरफ से ऑफिसर्स मिलते रहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से इस तरह का ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे कोई बड़ी मीट नहीं हुई है दोनों तरफ की, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो दोनों तरफ की पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स भी कुछ इस तरह की होगी, उनकी कंपल्शन है कि ये टेंशन बनी रहे, तो इस टेंशन का पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी लिया जाता है, जिसका जो खामियाजा दोनों तरफ की सेनाओं को भी भुगतना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक आपको, जैसे हम चाइना के साथ भी तो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, पिछले दो साल में 19 से ज्यादा हो चुकी हैं जी। तो ऐसी ही अगर पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के बायलेटरली, किसी तीसरी पार्टी को हम कभी अलाउ नहीं करते, शुरुआत तो की जाए, क्योंकि वॉर कोई भी आपका हल नहीं होता। अल्टीमेटली वॉर के बाद भी सब, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है जी, और ये हमारे प्रधानमंत्री ने तो स्वयं कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, और उसमें मेंशन किया गया था कि किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री के जो अंदर है वो एग्रेशन नहीं करना चाहिए, संप्रभुता। तो और जी जी जी
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है नीलम मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और अनुराग सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों आए और स्ट्रेट टॉक में जिन सवालों को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी कुछ स्पष्टता आई होगी। लेकिन बड़ा सवाल तो लगातार ये ज्वलंत बना हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है भारत में लगातार पुश अप करने की कोशिश की जाती रही है, और इसका एक और ताज़ा उदाहरण ये सामने आ गया कि हमने बहुत ही बेशकीमती जो जवानों की जानें हैं वो गंवा दी हैं, और पूरा देश गमगीन है, उनकी शहादत को हम भूल नहीं सकते हैं। देखना होगा कि किस तरह से भारत लगातार आतंकवाद को करारा जवाब दे रहा है और देता आया है, और ये बहुत बड़ी सीख होगी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान वर्तमान में बुरी तरह से आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है, लेकिन आतंकवाद का साया उसके देश पर भी मंडरा रहा है। इसके बावजूद वो भारत में लगातार आतंकवाद के प्रसार पर आमदा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दर्शकों को, और फीडबैक की उम्मीद है तो कृपया info@justbroadcasting.com पर अपना ईमेल भेजना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।